हाय एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम वाईटी योर इंग्लिश शूटर। जल्दी से आपका वेलकम करता हूँ कन्फ्यूजिंग वर्ड पेयर सीरीज़ के सेकंड पार्ट में। क्लास की शुरुआत करेंगे इस क्विज़ के साथ में। 10 एरर्स आपके सामने हैं, 5 सेंटेंसेज हैं। हर सेंटेंस में आपको 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स किस पे बेस्ड हैं? कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पे। जितनी एरर्स फाइंड आउट कर सको करने की कोशिश करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपको मिलते हैं अभी शुरू में। कोशिश हमारी ये है कि क्लास के लास्ट में सब लड़के और लड़कियों के 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। शुरू करें। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, नीचे नोट्स मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। चलो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं भाई? इस सेंटेंस से आप समझोगे। इंडिया इज सीकिंग टू डैश मिस्टर माल्या, नीरव मोदी एंड चौकसी फॉर देयर फाइनेंशियल क्राइम्स। इंडिया कोशिश कर रहा है विजय माल्या को, मेहुल चौकसी को और नीरव मोदी को उनके आर्थिक गुनाहों के लिए डैश करने की। तो जो गलत काम इन्होंने किए हैं उसके लिए हमें इस काम को करने की कोशिश करना है। अब ये काम कौन सा होगा? परसिक्यूट करने का इन लोगों को या प्रोसिक्यूट करने का? दोनों वर्ड्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन मीनिंग इनका डिफरेंट है। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना, टॉर्चर करना। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी को कोर्ट में लाके उसके साथ इंसाफ करना। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं इन लोगों के साथ इंसाफ करने की, कोर्ट में लाने की। प्रोसिक्यूट आपका आंसर है। अब ये मत बोलना सर इनको सताना भी चाहते हैं हम। सताना यहाँ पे परसिक्यूट का मतलब होता है बिना बात किसी को, किसी की जाति धर्म के नाम पे। तो ऐसा कोई किस्सा इनके साथ है नहीं। इनको इनके गुनाहों के लिए सताया जाएगा या प्रोसिक्यूट किया जाएगा, इनको कोर्ट में लाके इनको सजा दी जाएगी। तो ये होते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। जल्दी से शुरू करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, सभी एग्जाम्स के हिसाब से बनाया गया है। आ जाओ फर्स्ट पेयर पे अपने। स्टैच्यू और स्टैट्यूट। स्टैच्यू और स्टैट्यूट। देखिए, स्टैच्यू और स्टैट्यूट में फ़र्क है टी का। स्टैच्यू का मतलब होता है मूर्ति, एफिजी, स्कल्पचर, इसको बुत भी बोलते हैं। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक कानून, एक्ट या लॉ, जिसको हमारी व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर बनाता है। अब दोनों वर्ड्स अलग हैं, यूज़ करके देखेंगे सेंटेंस में। द स्टैच्यू और स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टी स्टैंड्स इन द यूएसए। जो स्टैच्यू या स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टी है यूएसए में खड़ा है। अब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है, वो मूर्ति की जो हाथ में मशाल लेके खड़ी होती है ना यूएस में। वैसे सेकंड सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट हैज़ सीज टू एग्जिस्ट इन द डैश बुक्स ऑफ सेवरल कंट्रीज। जो फांसी की सज़ा है, कैपिटल पनिशमेंट है, अब वो सीज टू एग्जिस्ट करने लगी है। देखिए, एग्जिस्ट का मतलब होता है जिंदा रहना, विद्यमान रहना, मौजूद रहना। सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। तो कैपिटल पनिशमेंट अब स्टॉप हो गई है, जिंदा रहना मतलब ख़त्म हो चुकी है। और किस में? इस तरह की किताबों में, कई कंट्रीज़ की। अब देखो किस किताब में होगी? ये होगी कानून की किताब में, स्टैट्यूट बुक्स में ऑफ सेवरल कंट्रीज। समझ में आ गया? सही वर्ड को सही वक्त पे चूज़ करना। अब ये देखो, ये समझना आसान है लेकिन याद रखना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में तभी याद रख पाओगे जब महीने या 2 महीने में एक बार नोट्स को रिवाइज करोगे। नोट्स रखें, जाके नीचे से डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़े नेक्स्ट पेयर पे। देखो 15 पेयर्स पिछले पार्ट्स में हो चुके हैं, आज 16 नंबर पेयर से चल रहे हैं। पिछले पार्ट्स को भी चला करके देख लेना। अब ये स्टैट्यूट के ऊपर एक बोनस पॉइंट है। आपने एक वर्ड सुना होगा स्टैट्यूटरी। ये पूरा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग। कहाँ देखा है भाई? ये वार्निंग आप देखते हो सिगरेट के पैकेट्स पे। स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब क्या होता है? वैधानिक चेतावनी। ये वर्ड बना है स्टैट्यूट यानी कि विधान यानी कि कानून से। स्टैट्यूटरी वार्निंग मतलब कानून के हिसाब से एक वार्निंग आपको सिगरेट के पैकेट पर लगानी पड़ती है कि स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो ये स्टैट्यूटरी वार्निंग और स्टैट्यूट वर्ड को आप ऐसे भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर पे आते हैं। कॉन्फिडेंट वर्सेस कॉन्फिडेंट। एक जगह आ रहा है ई और एक जगह आ रहा है ए। दोनों को कॉन्फिडेंट बोला जाता है, पर कॉन्फिडेंट जो पहला वाला है इसका मतलब है आत्मविश्वास से जो है भरपूर, समवन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये तो दूसरा कॉन्फिडेंट आप देख रहे हो ना, ए वाला, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन वही है। इसका मतलब होता है आपका हमराज, समवन यू कन्फाइड इन। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर आप कन्फाइड इन करते हो, जिसको अपने राज बताते हो। कन्फाइड करना मतलब हमराज बनाना। समझ में आ गया? आपका लंगोटी यार है जो, वो आपका कॉन्फिडेंट है, ए वाला। और अगर आप में बड़ा कॉन्फिडेंस है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, ई वाले। अलग अलग वर्ड्स हैं। अब यूज़ करके देखेंगे। द किंग्स क्लोज अलाई एंड कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट हैड इनॉर्मस पावर्स। किंग का जो क्लोज अलाई था, खास दोस्त था। अलाई मतलब दोस्त, क्लोज मतलब खास। किंग का जो अंदरूनी दोस्त था, खास दोस्त था, पक्का दोस्त था, और जो उसका डैश भी था, उसके पास बहुत सारी पावर्स थी।
अब किंग का वो क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नाउन चाहिए, क्लोज अलाई से दूसरा नाउन जुड़ेगा, किंग का हमराज होगा, आप ए वाला कॉन्फिडेंट यहाँ पे यूज करेंगे। वैसे ही वी वर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट ऑफ एन ईजी विक्ट्री फॉर द टीम, हम कॉन्फिडेंट थे या कॉन्फिडेंट थे एक आसान सी जीत के लिए हमारी टीम के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे, CONFIDENT। समझ में आ गया। चलो अब एक बोनस टिप है, ये कॉन्फिडेंट जो वर्ड आप देख रहे हो ना, इसके आगे आप कभी कभी ई लगा हुआ देखोगे। कॉन्फिडेंट तो ठीक है आपने लिख दिया है ना, इसके आगे ई लगा होगा, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा हमराज जो फीमेल है। ये वो मेल से फीमेल बनाया आपने, एक्टर से एक्ट्रेस है ना, डांसर से एक्टर से तो एक्ट्रेस बनती है, और भी आप इसे बनाते हो ना, मैन से वुमन बनाते हो, गर्ल से बॉय बनाते हो। तो कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंट ई लगा के बनाओगे, इसको भी कॉन्फिडेंट ही बोलते हैं। ये होती है एक ऐसी औरत जिसको आपने अपने राज बताए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेयर पे आ जाओ। अश्योर, एंश्योर और इंश्योर, इसके लिए तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे मेरे पास, सर इनमें क्या फ़र्क होता है। तो भाई अश्योर का मतलब होता है किसी को श्योरिटी देना, किसी को भरोसा दिलवाना, टू गिव श्योरिटी टू समवन। जैसे मैं आपको बोलूँ भाई आपका एग्ज़ाम का सारा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, अश्योर। और एंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को खुद से ही श्योरिटी देना, किसी चीज़ को पक्का करना। जैसे मैं पक्का करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिले, किसी को भरोसा नहीं दिला रहा हूँ मैं, किसी को गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं अपने आप से वादा कर रहा हूँ कि मैं पक्का करूँगा कि आपको आपके गुनाहों की सज़ा मिले। आई विल इंश्योर दैट यू गेट जस्टिस फॉर योर डीड्स या मिसडीड्स। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अश्योर और इंश्योर में फ़र्क करना सीखें। ये इंश्योर अलग वर्ड है, पहले इन दोनों का आप समझ लो, फिर तीसरे को कनेक्ट करेंगे। द PM डैश द यूथ ऑफ मोर जॉब्स, PM ने यूथ को अश्योर या इंश्योर किया ज़्यादा जॉब्स के लिए। अब ये बताओ, PM खड़े हैं, ये यूथ खड़ी है, तो यूथ को गारंटी देंगे जॉब्स की, या PM खुद से पक्का करेंगे कि बहुत सारी जॉब्स मिले। ध्यान दे लेना, अश्योर जब किया जाता है तो उसके बाद एक उसका ऑब्जेक्ट आता है जिसको आप गारंटी दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ की गारंटी देते हैं हमेशा ऑफ लगा के बताएं। ये स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि PM साहब ने यहाँ पे अश्योर किया था, PM अश्योर द यूथ ऑफ मोर जॉब्स। ट्रिक समझ में आ गई। अश्योर जब भी करते हैं, किसी को गारंटी देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को उसके बाद में लिखेंगे। आई अश्योर यू ऑफ योर सक्सेस, मैं आपको आपकी कामयाबी का भरोसा दिलवाता हूँ। वैसे ही PM अश्योर द यूथ ऑफ मोर जॉब्स। तो ये ट्रिक छोटी सी समझ लो, अश्योर का कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरे में देखो, द गवर्नमेंट नीड्स टू अश्योर या इंश्योर दैट ऑल वेकेंट पोस्ट आर फिल्ड विदाउट डिले। सरकार को इंश्योर या अश्योर करने की ज़रूरत है कि सारी खाली पोस्ट जो हैं भरी जाती हैं बिना किसी देरी के। अब सरकार यहाँ पे किसी को भरोसा नहीं दिला रही है, जो भी वर्ड यहाँ पे आएगा उसका ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं हुआ है। भरोसा दिलाओगे तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको पता लग गया यहाँ पे इंश्योर आएगा। द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर, इंश्योर को हिंदी में बोलते हैं सुनिश्चित करना, अभी मुझे याद आ गया। तो सरकार को ज़रूरत है सुनिश्चित करने की। ठीक है, इंश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। अब तीसरा देख लो, इंश्योर। देखो ये इंश्योर बना है इंश्योरेंस से। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंश्योरेंस लेना, किसी चीज़ के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस, अश्योर, इंश्योर या इंश्योर्स द क्रॉप्स अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़। क्रॉप इंश्योरेंस जो है, फसल बीमा जो है, वो ये करता है क्रॉप्स का, हमारी फसलों का, और किसके सामने, प्राकृतिक आपदाओं के सामने। भाई इंश्योरेंस है तो इंश्योर करेगा उनको, समझ गए ना, उनका बीमा करवाएगा। इंश्योर करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ का बीमा करवाना, तो उनका बीमा कर देता है प्राकृतिक आपदाओं के सामने। कैलामिटी मतलब डिजास्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेयर की तरफ। किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो मेरी गाइडेंस में, तो ज़रूर से डाउनलोड करना YT योर इंग्लिश ट्यूटर, आपकी अपनी एप्लीकेशन को। ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बैंकिंग, SSC और राइटिंग स्किल्स के। अब ये कहने भर के पेड हैं, बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है ताकि सब स्टूडेंट्स इनको अफोर्ड कर सकें। बैंकिंग के कोर्स में आपको सारा सिलेबस नई वैरायटी के साथ में क्लरिकल PO प्रीलिम्स मेंस का कवर करवा देते हैं प्रैक्टिस सेट्स के साथ। इसी तरीके से SSC में प्रीलिम्स मेंस सारे एग्जाम्स का सिलेबस आपको कोर्स में मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट्स के साथ। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, ये अपना मास्टर सुपर हिट कोर्स है,
हज़ारों स्टूडेंट्स इससे लिखना सीख चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से 60 to 70 आवर्स में आप भी लिखना सीख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर्स हैं, इन पे व्हाट्सअप करें, टीम से बात कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा हुआ है। देखो नेक्स्ट पेयर है अपना वर्टेक्स वर्सेस वोटेक्स। वर्टेक्स वर्सेस वोटेक्स, पहले में लगा हुआ है वर्टेक्स VE, दूसरे में VO। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? एक शार्प पॉइंट। जैसे ये एक ट्राइंगल है तो इसके कितने वर्टेक्स हैं भाई? इसके 3 वर्टेक्स हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो इसके होंगे 4 वर्टेक्स, है ना। जैसे ये पहाड़ है तो ये इसकी जो चोटियां हैं ना, ये सब इसके वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स। अब देखो दूसरा वर्ड कौन सा है? वोटेक्स। वोटेक्स का मतलब होता है बवंडर, साइक्लोन, सर्कुलर टाइड। पानी में देखा होगा आपने, ज़मीन पे देखा होगा, हवा का या पानी का बवंडर कहलाता है वोटेक्स। फ़र्क समझ में आ गया दोनों का? ये है एक पॉइंट और ये है एक चक्रवात। अब इनकी प्लूरल फॉर्म कैसे बनती है ये आप नाउन चैप्टर में सीख चुके हो। वर्टेक्स की बनेगी वर्टिसेस और वोटेक्स की बनेगी वोर्टिसेस। इतना समझ में आ गया? अब इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। द लाइफ ऑफ ए बाइपोलर ऑसिलेट्स बिटवीन द वर्टेक्स या वोटेक्स ऑफ जॉय एंड पेन। एक बाइपोलर इंसान की लाइफ जो है, बाइपोलर क्या होता है? मानसिक तौर पे बीमार, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसको बोलते हैं बाइपोलर। कह रहे बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित किसी पर्सन की जो लाइफ है वो ऑसिलेट बिटवीन करती है, वो झूलती रहती है। ऑसिलेट बिटवीन करना मतलब झूलना, दोलन करना। और किसके बीच में? आनंद और पेन के बीच में, दर्द के बीच में। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं पेन और जॉय के वोटेक्स की। इन दोनों के बवंडर आते हैं उसकी लाइफ में। अचानक से सैलाब आता है, बहुत सारा पेन होता है उसको, या बहुत सारा आनंद होता है, जॉय होता है, इसी के बीच में उसकी लाइफ जो है झूलती है। थोड़ा अच्छा सेंटेंस बना दिया मैंने। यहाँ पे यूज़ करेंगे आप वोटिसेस को। दोनों के बवंडर है ना, तो वोटिसेस ऑफ जॉय एंड पेन। उसी तरीके से इन द क्वेस्ट टू रीच द वर्टेक्स या वोटेक्स ऑफ द एवरेस्ट क्लोज टू 500,000 क्लाइंबर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। कह रहा है इस क्वेस्ट में, इस कोशिश में जो है पहुंचने की, और कहाँ पे? वर्टेक्स या वोटेक्स पे, माउंट एवरेस्ट के लगभग 500,000 5 लाख क्लाइंबर्स खो चुके हैं अपनी जिंदगियों को, अब हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे शीर्ष बिंदु की बात हो रही है, एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है। अब यूज़ करेंगे यहाँ पे वर्टेक्स को। समझ में आ गया ना? दोनों अलग वर्ड्स हैं, टोटली डिफरेंट है। ये है बवंडर, ये है एक पॉइंट। अच्छा एक सवाल करता हूँ आपसे, एवरेस्ट के आगे द लगना था या नहीं लगना था? मिस प्रिंट हो गया है या द लगाना चाहिए यहाँ? चलो बताना कितने लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल चैप्टर में इसको डिटेल में कर चुके हैं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंदर। चलो बढ़े आगे, डालना कमेंट्स में, पता लगे कितने लोगों को याद है। आ जाओ नेक्स्ट पेयर पे। द कंपनी डिक्लाइन टू रिप्लाई और रिवर्ट टू आवर सेवरल ईमेल्स। तो 2 वर्ड्स हैं अपने पास, रिप्लाई और रिवर्ट। दोनों अजीब से मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन इनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। रिप्लाई का मतलब होता है किसी को जवाब करना, है ना, आंसर करना। और रिवर्ट का मतलब होता है पुरानी अवस्था में आ जाना। जैसे आप पहले पतले थे, फिर आपने खूब खाना वाना खाया, आप मोटे हो गए, तगड़े हो गए, फिर अचानक से क्या हुआ? आपने खाना बंद कर दिया, बीमार हो गए, तो आप क्या फिर से पतले हुए ना, तो आप रिवर्ट हो गए हैं थिननेस की स्टेट में। समझ में आ रहा है? जैसे आप पहले बदमाश थे, फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अब अच्छे आपके मार्क्स आने लगे, अचानक से आपने पढ़ाई बंद कर दी, फिर से बदमाशी करने लगे, तो आपका टीचर बोलेगा कि आप जो ना रिवर्ट हो गए हैं बदमाशी की तरफ। किसी अर्लियर स्टेट में जाना कहलाता है रिवर्ट करना। इसको लोग रिप्लाई की जगह यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको रिवर्ट करूँगा घर जाके, रिप्लाई करोगे आप, रिवर्ट नहीं कर सकते हो, है ना। चलो अब इन दोनों वर्ड्स को आप समझ चुके हो। कंपनी डिक्लाइन टू रिप्लाई या रिवर्ट टू अवर सेवरल ईमेल्स। कंपनी ने मना कर दिया रिप्लाई करने से या रिवर्ट करने से हमारी बहुत सारी ईमेल्स को। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिप्लाई करने की बात हो रही है, फर्स्ट आपका चॉइस बनेगा। सेकंड देखो, वंस द पेंडेमिक एंड्स एवरीथिंग विल रिप्लाई या रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। जब पेंडेमिक ख़त्म होती है, एक बार जब पेंडेमिक एंड होती है, हर चीज़ रिप्लाई या रिवर्ट हो जाएगी साधारण तौर पे नॉर्मल की तरफ। मतलब हर चीज़ जो है वो नॉर्मल हालात में आने लगेगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिवर्ट यूज़ करेंगे, किसी चीज़ की स्टेट को अपने अर्लियर स्टेट में लेके जा रहे हैं। समझ में आ गया ना? पहले सब चीज़ें नॉर्मल थी, फिर महामारी आ गई, फिर सबने मास्क पहना। अब जब मास्क हट जाएंगे, चीज़ें फिर से रिवर्ट होके नॉर्मल हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट पेयर है अपना कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल। ये मेरे ख्याल सबको आता होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार बिना ब्रेक्स के,
और कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार लेकिन ब्रेक्स के साथ में। जैसे आपने 10 घंटे पढ़ाई की और आपने घंटे 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 पढ़ाई की, 1 घंटा पढ़ाई 1 घंटा ब्रेक, 1 घंटा पढ़ाई 1 घंटा ब्रेक, तो 10 घंटे की पढ़ाई आपकी कंटिन्यूअल थी, ब्रेक्स के साथ में थी ना। और कंटिन्यूअस का मतलब है 10 घंटे में आपने एक भी ब्रेक नहीं लिया। जैसे बारिश हो रही है, अगर कंटिन्यूअस बारिश हो रही है तो बारिश रुक ही नहीं रही है, और अगर कंटिन्यूअल बारिश हो रही है ना तो इसका मतलब क्या है, बारिश हुई तो बहुत लंबे वक्त लेकिन बीच बीच में रुक रुक के, 1 घंटा हुई फिर 10 मिनट रुक गई, है ना, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअल। दोनों में फ़र्क समझ गए। द एरिया इज़ फेमस फॉर कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल लाइटनिंग स्ट्राइक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये एरिया जो है फेमस है, मशहूर है लगातार होने वाली बिजली की स्ट्राइक से रेनी सीजन के दौरान। अब मुझे बताओ, क्या कंटिन्यूअस लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, बिजली गिर रही है और गिरती जा रही है, पॉसिबल है? नहीं है। कंटिन्यूअल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, लगातार गिर रही है, पूरा दिन गिर रही है, लेकिन 1 गिरी, 2 गिरी, 3 गिरी, बिजली गिरी, यहाँ गिरी वहाँ गिरी। समझ में आ गई ना बात? तो कहने का मतलब है स्ट्राइक्स जो है लाइटनिंग की कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, रुक रुक के कंटिन्यूअल हो सकती हैं। आपका आंसर। द ब्रेन नीड्स अ डैश सप्लाई ऑफ ब्लड। ब्रेन को जरूरत होती है इस प्रकार की ब्लड सप्लाई की। अब ये सप्लाई कैसी होगी? कंटिन्यूअस। ब्रेन में लगातार ब्लड आते जाते रहना चाहिए, अगर बीच में रुक जाएगा ना, ब्रेक्स आएंगे तो ब्रेन डेड हो जाता है। समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से दोनों वर्ड्स को आपको यूज़ करना है। अब ध्यान रखना, द क्यों लगाया है यहाँ पे? बॉडी पार्ट्स के आगे आप हमेशा द लगाते हैं, है ना। द हैंड्स, द ब्रेन, द हार्ट, द लंग, हमेशा द लगाएंगे बॉडी पार्ट्स के आगे। आर्टिकल चैप्टर में सीख चुके हो। आ जाओ नेक्स्ट पेयर पे। जिनको वीडियो लंबी लगती है आराम से ब्रेक लेकर के देखा करो, है ना। अगर आपका अटेंशन स्पैन ज़्यादा लंबा नहीं है तो 2-3 ब्रेक्स में वीडियोस को देख सकते हो। डिस्कवरी और इन्वेंशन। देखो, डिस्कवरी का मतलब भी होती है खोज, इन्वेंशन का मतलब भी होता है खोज, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? डिस्कवर एक आप ऐसी चीज़ को करते हैं जिसकी खोज आपने नहीं की है, वो खोज पहले से नेचर में थी। जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया को खोजा, तो इंडिया को वास्को डी गामा ने बनाया नहीं है, इंडिया तो पहले से था, उसने इंडिया जाने का रास्ता खोजा। जैसे आपने रेडियो वेव्स को खोजा जो है मार्कोनी ने, तो रेडियो वेव्स तो नेचर में पहले ही थी, आपने पहली बार उनको खोजा है। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को जो पहले से एग्जिस्ट करती हो उसको खोजना। इन्वेंट का मतलब होता है किसी नई चीज़ को खोजना जो नेचर में पहले नहीं थी। जैसे आपने टीवी बनाया, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो नेचर में पहले नहीं था ना। चलो, द डिस्कवरी ऑफ रेडियो वेव्स रिवोल्यूशनाइज्ड और वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो डिस्कवरी है या इन्वेंशन है रेडियो वेव्स की, उसने बदल के रख दिया, क्रांति ला के रख दिया, रिवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को। अब देखो, रेडियो वेव्स पहले से स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान ने बनाया है, स्पेक्ट्रम तो पहले से रखा हुआ है ना। स्पेक्ट्रम क्या है? जो हवा है ना, जिसमें से आप जो आयंस हैं, जिसके अंदर से रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं, ये आयंस तो पहले से ही अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे इन्वेंशन नहीं, डिस्कवरी को यूज़ करेंगे। द लाइट बल्ब वॉज वन ऑफ द डिस्कवरीज या इन्वेंशन ऑफ थॉमस एडिसन। जो लाइट बल्ब था वो थॉमस एडिसन की सारी खोजों में से एक था। तो लाइट बल्ब पहले से नेचर में नहीं था, इंसान ने पहली दफ़ा बनाया है, तो आप यूज़ करेंगे वन ऑफ द इन्वेंशंस। समझ में आ गया? चलो, अब एक वर्ड और है, डेवलपमेंट। अगर आप किसी मेडिसिन को बनाओ ना, मेडिसिन को या किसी प्रोसीजर को, है ना, मेडिसिन या किसी प्रोसीजर को डेवलप करो यानी इजाद करो। जैसे आपने कोरोना की वैक्सीन बना दी, जैसे आपने किसी का ऑपरेशन करने का, हार्ट ट्रांसप्लांट करने का एक प्रोसीजर जो है याद किया, तो इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेवलप। समझ में आ गया? वैक्सीन, दवाइयाँ, प्रोसीजर्स को डेवलप करते हैं, ना डिस्कवर करते हैं, ना इन्वेंट करते हैं। एडिशनल पॉइंट था। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो, ये डिस्कवरी इन्वेंशन नाउन फॉर्म में था, इसी तरीके से आप इनको वर्ब फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्कवर और इन्वेंट को। कोलंबस डिस्कवर्ड द यूएसए एंड एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। चलो नेक्स्ट पेयर अपना, इनहेरिट और इनहेरेंट। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, दोनों एडवांस वर्ड्स हैं। इनहेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पुरखों से विरासत में पाना। जैसे आपके पुरखों से आपको बहुत सारा पैसा मिला, घर मिला, ज़मीन मिली, तो आप उसको इनहेरिट करने वाले हैं। और इनहेरेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ का इनसेपरेबल पार्ट हो, जिसको अलग ना किया जा सके।
आ रही है बात समझ में? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हार्डवर्क जो है ना वो इनहेरेंट है। हार्डवर्क और एग्जाम्स की प्रिपरेशन को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने माँ बाप से बहुत सारा पैसा पाया तो आपने उसको इनहेरिट किया। चलो अब इन दोनों वर्ड्स को यूज करके देखेंगे। वायलेंस इज एन इनहेरिट या इनहेरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हिंसा जो है समाज का एक इस तरह का हिस्सा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पार्ट नाम के नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, हम बात कर रहे हैं इनसेपरेबल पार्ट की। द वायलेंस इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वैसे रश्मि इनहेरिटेड या इनहेरिटेड अ बिग हाउस एंड ह्यूज अनपेड लोन्स फ्रॉम हर फादर। रश्मि को विरासत में मिला एक बड़ा सा घर और बहुत सारे ऐसे कर्ज, बहुत सारे लोन्स जिसको भी चुकना बाकी था, अनपेड थे, अपने फादर से, अपने पापा से। तो घर भी मिला और बहुत सारा कर्जा भी मिला, दोनों ही उसको खुद ही जो है उनसे दोनों से निपटना था। ऑफकोर्स यहाँ पे इनहेरिट करने की बात हो रही है, रश्मि इनहेरिटेड। तो ये वर्ब है इसलिए V2 बन गई है, इनहेरेंट का V2 नहीं बना पाओगे, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पेयर पे आ जाओ। फॉरगो एंड फॉरगो, पहले में लगा हुआ ई, दूसरे में बिना ई के। देखो फॉरगो का मतलब होता है फॉर मतलब पहले, गो मतलब जाना। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ को प्रिसीड करती है, उससे पहले आती है, अपने वक्त के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, तो उसको कहते हैं फॉरगो करना। ये एक वर्ब है। जैसे लंच जो है ना, लंच वो डिनर से पहले आता है। आ रही बात समझ में? जैसे एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम वो रिजल्ट से पहले होता है, ऐसा नहीं होगा पहले रिजल्ट आया फिर एग्ज़ाम हुआ। जैसे मेडल जो है ना, मेडल वो रेस के बाद मिलता है, तो रेस जो है मेडल को फॉरगो करेगी, एग्ज़ाम रिजल्ट को फॉरगो करेगा। और यहाँ क्या एग्जांपल दिया था, लंच जो है डिनर को फॉरगो करेगा। प्रिसीड करना फॉरगो कहलाता है। इसमें फॉर लगा हुआ है, फॉर मतलब पहले। अब ये दूसरा फॉरगो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जाने देना, गिव अप कर देना। जैसे आपको कुछ मिला था कहीं से, आपने उसको गिव अप कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। जैसे फादर से आपको प्रॉपर्टी मिली, छोटा भाई आपसे मांग रहा है, आपने प्रॉपर्टी को फॉरगो कर दिया, बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, जा तू रख ले। बोथ द कंट्रीज नीड टू फॉरगो या फॉरगो देयर हेट्रेड टूवर्ड्स ईच अदर टू कोएग्जिस्ट। दोनों कंट्रीज को ज़रूरत है अपनी नफरत को जो एक दूसरे के प्रति है उसको फॉरगो या फॉरगो करने की, एक दूसरे से कोएग्जिस्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक साथ जो है प्यार से रहने के लिए। अब ईगो को क्या करना होगा, ईगो को गिव अप करना होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉरगो को यूज़ करेंगे। वैसे ही सरप्राइजिंगली इलेक्ट्रिक कार इंजन्स फॉरगो या फॉरगो फॉसिल फ्यूल इंजन्स। हैरानी की बात है कि इलेक्ट्रिक कार के जो इंजन हैं वो फॉरगो या फॉरगो करते हैं फ्यूल जो है फॉसिल फ्यूल के इंजन्स को, ऐसे इंजन जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। तो ये वास्तव में सरप्राइजिंग बात है कि इलेक्ट्रिक कार्स पहले बनी थी, डीजल कार्स, पेट्रोल कार्स बाद में बनी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरगो, है ना। ये फॉरगो करती हैं, प्रिसीड करती हैं, पहले वक्त में आती हैं इलेक्ट्रिक कार्स। चलिए अगला पेयर है फ्लाउट और फ्लॉन्ट। एडवांस वर्ड्स हैं, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको आते होंगे ये। फ्लाउट का मतलब होता है धज्जियाँ उड़ाना किसी कानून की, किसी रूढ़ी या कस्टम की या किसी प्रथा की। जैसे आपके घर में कोई चल रही है प्रथा, आप उसको मानते नहीं हैं। सरकार ने कोई कानून बनाया, आप उसको मान नहीं रहे हैं, तो आप उसको फ्लाउट कर रहे हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ठीक है। और फ्लॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को शो ऑफ करना जो आपके लिए खास हो। आपने नई ड्रेस पहनी, किसी लड़की ने नया नेकलेस पहना, किसी लड़के ने नई बाइक ले ली, तो आप उसको बाजार में ज़ोर ज़ोर से बाइक को चला रहे हो, नेकलेस को सबको दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं फ्लॉन्ट करना। समझ गए? दोनों अलग अलग वर्ब्स हैं, धज्जियाँ उड़ाना नियमों की, कानून की, फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ। अब यूज़ करके देख लेते हैं। दोज हु फ्लाउट या फ्लॉन्ट कोविड नॉर्म्स विल बी फाइंड बाय द पुलिस। वो लोग जो कोविड नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाते हैं या कोविड नॉर्म्स का शो ऑफ करते हैं, उनको पुलिस के द्वारा फाइन लगाया जाएगा। अब देखो, नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाओगे तभी फाइन लगेगा। दोज हु फ्लाउट कोविड नॉर्म्स। वैसे ही नेशंस कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेज टू फ्लाउट या फ्लॉन्ट देयर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, जो सरकारें हैं, वो मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं अपनी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को, अपनी युद्ध की ताकतों को दुनिया के सामने फ्लॉन्ट करने के लिए, यानी उनको शो ऑफ करने के लिए। समझ में आ गया? मीनिंग तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बार बार रिवीजन आपको चाहिए होगा। अब जब ये वर्ड्स आपको रीडिंग में दिखें तो वहाँ पे एक बार खोल के देखना है नोट्स को। कभी फ्लाउट दिखे, फ्लॉन्ट दिखे, है ना। जैसे माने आपने फ्लाउट नाम का वर्ड आपने देखा रीडिंग करते हुए, उसी वक्त ये खोल लो नोट्स को और चेक करो फ्लॉन्ट का क्या मीनिंग होता है, तभी ये दिमाग में बैठ पाएगा आपके, है ना।
आ जाओ नेक्स्ट पे, कैनन एंड कैनन। एक में सिंगल एन है, एक में डबल एन है। पहला वाला कैनन होता है कोई प्रिंसिपल या कोई रूल, कोई मूल्य है, समझ गए, जिंदगी में आपका कोई उसूल है, वो आपका कैनन है। और दूसरी कैनन होती है एक बड़ी सी गन या तोप, बैलिस्टिक गन को बोलते हैं कैनन, तोप को। टेकिंग ए ब्राइब वॉज अगेंस्ट द मॉरल कैनन या कैनन ऑफ द यंग मैन। ब्राइब को लेना, रिश्वत को लेना नैतिक कैनन के खिलाफ था इस यंग मैन के, इस नौजवान के। अब इसके नैतिक रूल की बात हो रही है, इसकी नैतिक तोप की बात हो रही है, ऑफ कोर्स नैतिक कैनन की बात हो रही है। आप बिना जो है डबल एन के यूज़ करोगे, CANON। वैसे ही वाटर कैनन्स या वाटर कैनन्स वर यूज्ड बाय द पुलिस टू डिसअसेंबल द वायलेंट क्राउड्स। वाटर कैनन को यूज़ किया गया था या कैनन्स को यूज़ किया गया था पुलिस के द्वारा क्राउड को डिसअसेंबल यानी कि अलग अलग करने के लिए। डिसअसेंबल पिछले पार्ट में हमने सीखा था, है ना, डिसेंबल एंड डिसअसेंबल पिछले पार्ट में सिखाया था। डिसेंबल का मतलब होता है ढोंग करना, डिसअसेंबल का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। तो वायलेंट क्राउड्स को छितरा तितरा देने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में कर देने के लिए वाटर की कैनन्स को यूज़ किया गया था। अब यहाँ पे वाटर की जो बंदूक होती है, वाटर कैनन होती है, इसमें पानी पानी जोर से गिराते हैं, तो उसकी बात हो रही है। डबल एन वाला कैनन आपको लगाना है, ठीक है। तो ये तोप या बंदूक दोनों के लिए डबल एन वाला कैनन यूज़ होता है। नेक्स्ट पेयर अपना रेन एंड रेन। एक में जी आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, दोनों को रेन बोलते हैं। एक तीसरा भी है रेन, ये सबको पता है, रेन मतलब बारिश, है ना, इसको मैंने नहीं लिखा है। चलो, पहला वाला जो रेन है बिना ई के, बिना जी के, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, इसको रेन इन भी बोलते हैं। इस रेन का मतलब होता है लगाम। जब किसी को रेन इन करते हो ना, तो आप उसको कंट्रोल करते हो, ठीक है। ये वर्ब फॉर्म में मतलब होता है लगाम लगाना। और दूसरा जो रेन होता है ना, इसका मतलब होता है शासन, रूल। जैसे रेन ऑफ विक्रमादित्य द ग्रेट, रेन ऑफ अलेक्जेंडर, रेन ऑफ पोरस, है ना, इस तरीके से। तो ये है रूल यानी कि राज, ये है किसी की लगाम, वर्ब फॉर्म में लगाम लगाना, किसी को रेन इन करना। अब देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग द यंगेस्ट प्रिंस विल रेन ओवर द किंगडम। किंग की डेथ के बाद में जो सबसे छोटा प्रिंस है, सबसे छोटा राजकुमार है, वो किंगडम के ऊपर राज करेगा। राज करेगा तो जी लगा के करेगा, REIGN। इसको आपने ऐसे याद कर लेना, मैंने जैसे इसकी लगा रखी है ना ट्रिक दिमाग में, राज करूंगा तो जी लगा के शासन करेंगे तो जी लगा के, तो रेन ओवर करेंगे जी लगा के ओवर द किंगडम। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू रेन इन द ड्रग माफिया। सरकार ने स्ट्रिक्ट लॉज को पास किया है कंट्रोल करने के लिए, ड्रग माफिया को रेन इन करने के लिए बिना जी के। चलो नेक्स्ट पेयर है 28, डेजर्ट एंड डिजर्ट। डेजर्ट एंड डिजर्ट, देखिए एक में सिंगल एस है, एक में डबल एस है। इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। और इसका वर्ब फॉर्म में मतलब होता है किसी को अबंडन करना, बीच मझधार में छोड़ देना। डेजर्ट क्या है, एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में मतलब होता है इसका रेगिस्तान, मरुस्थल। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। जैसे आपका दोस्त है, आप उसको लिफ्ट दे रहे हो, रास्ते में आपने उससे लड़ाई हुई, उसको छोड़ के आ गए वहीं पे, तो आपने अपने दोस्त को डिजर्ट किया है। समझ में आ गई बात। और वैसे अगर आप कहीं रेगिस्तान में चले गए, सहारा में, थार में, तो वो भी डिज़र्ट है ना। ये जो दूसरा डिज़र्ट है ना, इसका मतलब होता है खाने के बाद की स्वीट डिश, अ स्वीट डिश आफ्टर योर डिनर। समझ में आ गया फ़र्क। आई प्रीफर कॉफ़ी टू अ डेजर्ट या डेजर्ट आफ्टर डिनर। मैं कॉफ़ी को प्रीफर करता हूँ डिज़र्ट के मुकाबले या डेजर्ट के मुकाबले एक डिनर के बाद में। मैं यहाँ पे स्वीट डिश की बात कर रहा हूँ या रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ? भाई मुझे खाना खाने के बाद रेगिस्तान पसंद नहीं है, मुझे खाना खाने के बाद जो है कॉफ़ी पसंद है, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ खाना खाने के बाद स्वीट डिश पसंद नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करूँगा डिज़र्ट को। वैसे ही विलेजर्स आर डिजर्टिंग या डिजर्टिंग देयर विलेजेस एंड मूविंग टू सिटीज़ फॉर वांट ऑफ जॉब्स। विलेजर्स जो हैं पीछे छोड़ के आ रहे हैं, अबंडन कर रहे हैं अपने गाँवों को और मूव टू कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं शहरों की तरफ, जॉब्स ना होने की वजह से। फॉर वांट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, ना होने की वजह से। तो गांव वाले क्या, गांव को छोड़ रहे हैं, अबंडन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंगल एस वाला जो डिजर्ट है इसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। चलो अब एक प्रोनाउंसिएशन टिप, आपको टिप दे देते हैं छोटी सी। इसको बोलते हैं डिजर्ट, ठीक है, डिजर्ट। इसको भी बोलते हैं डिजर्ट वर्ब फॉर्म में,
किसको? किसी को अबंडन करने को। वर्ब फॉर्म में इसको भी डिजर्ट बोलते हैं। इसको नाउन फॉर्म में बोलते हैं डेजर्ट। समझ में आ गई बात? डिजर्ट क्या है? इसकी वर्ब फॉर्म है। डिजर्ट क्या है? खाने के बाद की स्वीट डिश है। लेकिन डेजर्ट जब बोल रहे हो ना तो इसका मतलब ये है आप रेगिस्तान की बात कर रहे हो, मरुस्थल की, सिंगल एस के साथ में। नेक्स्ट फिर अपना सेकंड लास्ट है आज का, हैंगर वर्सेस हैंगर। हैंगर वर्सेस हैंगर, एक में जी ए आर आ रहा है, एक में जी ई आर आ रहा है। देखो ये हैंगर होता है, ये होता है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसमें एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाए। एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? बड़े बड़े जहाज, प्लेन्स, हैंगर। और ये जो हैंगर होता है ना, ये वो होता है जिसमें आप कपड़ों को रखते हो, हैंगर में टांगते हो ना कपड़े। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक छोटा सा आर्टिकल है जिस पे आप कपड़े हैंग करते हो। और ये है एक बड़ा सा पार्किंग प्लेस फॉर एयरक्राफ्ट, फॉर प्लेन्स। ए और ई का फर्क है, ध्यान कर लेना। द एयरफोर्स वॉज कॉल्ड इन टू मेक अ सरप्राइज अटैक ऑन द एनिमी हैंगर या हैंगर नियर बाय। एयरफोर्स को कॉल इन किया गया था, एयरफोर्स को बुलाया गया था एक सरप्राइज अटैक को मेक करने के लिए एनिमी के ऊपर, एनिमी के हैंगर के ऊपर जो नियर बाय था। अब एनिमी के कपड़ों के हैंगर पे करोगे या एनिमी के एयरक्राफ्ट के हैंगर पे करोगे? एयरक्राफ्ट पे करोगे ना एयरफोर्स से, तो HANGAR वाला हैंगर यूज करना। द हाउस मेड केयरफुली पुट द ओवरकोट ऑन ए हैंगर या हैंगर इन द कपबोर्ड। हाउस मेड ने, जो आपकी काम करने वाली थी, उसने ध्यान से केयरफुली आपके ओवरकोट को पुट कर दिया कपबोर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर रखे हुए हैंगर पे, GER। चलो अब एक छोटी सी टिप है यहाँ पे सबके लिए। ये वो चीज़ें हैं जो पहले कर चुके हैं अपने। इस एयरक्राफ्ट वर्ड के आगे एस लगा सकता हूँ क्या? लग सकता है क्या? प्लेन तो बहुत सारे हैं, एक तो खड़ा होगा नहीं, तो कई सारे खड़े होंगे, तो एयरक्राफ्ट क्यों नहीं लिख देता हूँ? देखो एयरक्राफ्ट इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। अगर एक हो तो भी एयरक्राफ्ट, अगर 10,000 हो तो भी एयरक्राफ्ट। समझ में आ रही है बात? एयरक्राफ्ट के आगे एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये ऐसे ही प्लूरल है, ऐसे ही सिंगुलर है। ऐसे और कौन कौन से वर्ड है एयरक्राफ्ट की तरह? शीप है, शीप तो हमेशा ही प्लूरल होता है वैसे भी। चलो और दूसरे वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे स्वाइन है, एयर है। फिर एक वर्ड है हमारे पास सीरीज, स्पीसीज। एक नस्ल हो तो भी स्पीसीज, 10,000 नस्लें हो तो भी स्पीसीज। तो नाउन चैप्टर में ये एयरक्राफ्ट वाला किस्सा आपने कर चुके हैं। दूसरा एक क्लॉथ। इस क्लॉथ और इस क्लॉथ में क्या फ़र्क है? इसको बोलते हैं क्लोथ्स, इसका मतलब होता है पहनने वाले कपड़े, सिले हुए कपड़े। इसको बोलते हैं क्लॉथ, इसका मतलब होता है अनसिला कपड़ा, जो थान होता है ना कपड़े का, उसको बोलते हैं क्लॉथ। ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा, इसको काउंट नहीं कर सकते हो। इनको फिर भी काउंट किया जा सकता है, 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ, 5 पीसेज ऑफ क्लोथ्स, है ना। ये क्लॉथ कपड़ा होता है, रॉ मटेरियल, थान जिससे कपड़ा बनेगा सिल करके। तो ये दोनों अलग वर्ड हैं। अगर ES लगा दे तो सिला हो जाएगा, बिना ES के अनसिला। चलो लास्ट पेयर है अपना, नॉवल वर्सेस नॉवल वर्सेस नोवेल। नॉवल वर्सेस नॉवल वर्सेस नोवेल। देखो नॉवल का मतलब होता है कुलीन, अच्छे कैरेक्टर का, अच्छे घर का, है ना। कोई चीज़ अच्छी क्वालिटी की हो, कोई अच्छे क्वार्टर का आदमी हो, उसको बोलते हैं नोबल पर्सन। और ये नॉवल का मतलब होता है नया या ओरिजिनल। नॉवल का एक और मीनिंग होता है कोई स्टोरी बुक या किताब, जो अपने नॉवेल्स पढ़ते हैं वो भी नॉवल होता है, NOVEL। अब कोई नया आइडिया है, कोई नया वायरस है, तो उसको अपने बोलेंगे नोवल कोरोना वायरस। समझ में आ रही है बात? जैसे द डैश कोरोना वायरस हैज़ कोज्ड अ पैंडेमिक। जो कोरोना वायरस है इस प्रकार का नोवल या नोवल, उसने एक पैंडेमिक को कोज कर दिया। अब मुझे बताओ ये कोरोना वायरस कैसा है? अच्छे घर का है, नोबल है, या एक नया या ओरिजिनल है जिसको हमने पहले नहीं देखा? तो कोरोना वायरस अच्छे घर का तो नहीं हो सकता, यहाँ पे नोवल लिखेंगे, नोवल कोरोना वायरस। वैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम्ड दैट द यंग मैन अक्यूज्ड ऑफ द अटैक केम ऑफ अ डैश फैमिली। मीडिया की रिपोर्ट्स ने क्लेम किया जो यंग मैन है वो अक्यूज्ड ऑफ था, उस पर आरोप था अटैक का। और ये जो आरोप, ये जो यंग मैन था ना, ये केम ऑफ होता था एक डैश तरह की फैमिली से। अब ये ओरिजिनल फैमिली से, नई फैमिली में से आता था, ये कुलीन फैमिली में से, अच्छे कैरेक्टर वाली। यहाँ पे यूज़ करना है नोबल को। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ चीज़ों का कॉन्सेप्ट और साथ में लॉजिक आपको समझ में आए। नोवल कोरोना वायरस अखबार में पढ़ते हो तो आज उसका मीनिंग भी सीख लो। अब बच गया तीसरा। देखो सर तीसरा जो नोवेल है ना, इसका N हमेशा बड़ा होगा, और ये अल्फ्रेड नोबेल नाम के
जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर जो नोबेल प्राइज़ मिलता है ना 1904 से 1905 से 100-150 सालों से, उसको बोलते हैं नोबेल प्राइज़। द नोबेल या नोबेल फॉर पीस वॉज गिवन टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। तो जो नोबेल प्राइज़ था वो दिया गया था WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, पीस के लिए, शांति के लिए। इस नोबेल का हमेशा n बड़ा होगा, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो थोड़ा आइडिया आपको यहीं से मिल जाएगा। जो बड़े n वाला है ना वो अपने आप ही समझ लेना नोबेल प्राइज़ की बात वहाँ पे की जा रही है, नोबेल। चलिए रैपअप करेंगे अपने सेशन को। आज का क्विज़ है आपका, 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे मैं आशा करता हूँ 10 में से 10 मार्क्स लेने की, एटलीस्ट 8 या 9 मार्क्स तो लोगे ही लोगे, है ना। एक शेयर ज़रूर से देना सेशन को, ताकि इसको अपने पूरा करें। 100 या 125 है अपने पास, 125 के करीब। सारे ऐसे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं इनको 5-7 पार्ट्स में पूरा करेंगे। अब इनके सबके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, हिंट्स के साथ में। सब लोग ट्राई देना, 10 में से कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ डालना कमेंट्स के अंदर। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, वो भी कमेंट्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात लूँगा। अच्छा, ऐप से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC, राइटिंग स्किल्स, हर एग्ज़ाम का, है ना। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर्स हैं, इन पे व्हाट्सअप करें, टीम आपको रिप्लाई करेगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।